नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल पर। जैसे ही इस घर को बेचने की हरी झंडी दीपक ने दिखाई, रवि और अभी घर के सामानों की सूची बनाने में लग गए। चल अचल संपत्ति का पूर्ण विवरण तैयार किया जाने लगा। घर के बंटवारे लायक सामान की सूची बनाई जाने लगी तथा जिन अनुपयोगी सामानों को बेचना था उनकी एक अलग सूची बनाई। इन सूचियों को बनाते समय यह भी ध्यान में रखा गया कि कौन सा सामान कौन कब लाया था तथा कौन सा सामान कब किसको उपहार में मिला था। हालत यह थी कि अंजना 2 घंटे से खाना टेबल पर लगाए बार बार उनसे खाने का आग्रह कर रही थी, पर वे बस 5 मिनट माँ कहते हुए रवि और रवि अपनी अपनी अर्धांगिनियों के साथ सामानों की लिस्ट बनाने में व्यस्त थे। रवि और रवि के लगातार दबाव के कारण अंततः दीपक बंटवारे के लिए जहाँ तैयार हो गए थे, वहीं अंजना अपने पुत्र तथा पुत्रवधुओं के इस अनोखे व्यवहार को देखकर आश्चर्यचकित थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी परवरिश में कहाँ कमी रह गई। बचपन में एक दूसरे पर जान छिड़कने वाले, यहाँ तक कि अपनी अपनी पत्नियों के दबाव के विरुद्ध एक दूसरे के बिना एक पल भी न रह पाने वाले भाइयों में ऐसा क्या हो गया कि एकाएक उनके व्यवहार में इतना परिवर्तन आ गया, जो उन्होंने अलग अलग रहने की ठान ली है। और तो और एक दूसरे से 36 का आंकड़ा रखने वाली उनकी पत्नियां आज ऐसे मिलजुल कर बात कर रही है मानो वे सगी बहनें हो। आखिर क्या कमी थी इस घर में? दोनों के लिए अलग अलग कमरे, अलग अलग गाड़ियाँ, घूमने फिरने की स्वतंत्रता, पारिवारिक एकता का प्रतीक बना किचन अवश्य उन्होंने एक ही रखा था। रात्रि का भोजन दीपक जी के आदेशानुसार वे सब एक साथ खाते थे, क्योंकि उनका मानना था इससे न केवल परिवार में प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है, वरना इस समय होती हल्की फुल्की बातों से दिन भर के तनाव से मुक्ति पाकर व्यक्ति असीम शांति का भी अनुभव करता है। पूरे परिवार को एक साथ हंसता खेलता देखकर दीपक जी के साथ वह भी शांति का अनुभव किया करती। उन्हें लगता जैसे कि उनके जीवन भर की तपस्या सफल हो गई है। दीपक का एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार था। वह सेल्फ मेड व्यक्ति थे। जो कुछ उन्होंने कमाया था, अर्जित किया था, वह उनकी अपनी मेहनत का ही फल था। वह रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रधानाध्यापक रहे थे। वह न केवल कुशल अध्यापक वरन अपने विद्यार्थियों के चहेते भी थे, जिसके कारण उनके घर विद्यार्थियों की कतार लगी रहती थी। कभी वह उनके पास अपने विषय से संबंधित समस्या लेकर आते थे, तो कभी अपनी नितांत निजी समस्याओं पर उनकी राय मांगते। दीपक बिना झुंझलाए उनकी हर समस्या के समाधान हेतु सदा तत्पर रहते। घर में दिन भर लगी भीड़ को देखकर कभी कभी तो अंजला झुंझला जाती थी। उनके इस उदारवादी रवैये को देखते हुए एक बार उसने दीपक से कहा था, लोग तो पैसे लेकर भी शिक्षा का दान कुछ विशेष घंटों में ही करते हैं, क्योंकि वे धन उपार्जन के साथ अपनी स्वतंत्रता नहीं खोना चाहते। और एक आप है जो निस्वार्थ भाव से जब भी कोई समस्या लेकर आता है तुरंत उसके समाधान में जुट जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तुम नहीं समझ पाओगे अंजना, यह मेरा अतीत है। जब मैं इन छात्रों जैसा था, मेरे पास ढेरों समस्याएं थी, अनगिनत प्रश्न थे, किंतु उनके समाधान हेतु अपने आसपास किसी को नहीं पाता था। कभी किसी शिक्षक से पूछने का प्रयत्न करता तो अभी समय नहीं है या फिर कल आना के तीर मुझे लहूलुहान कर देते थे। शायद वे अपने इस कीमती समय को बर्बाद करने के एवज में मुझसे कुछ उम्मीद रखते होंगे, पर उस समय मेरे पास इतने साधन नहीं थे कि मैं उन्हें कुछ दे पाता। अब मैं अपने जैसे ही इन छात्रों की कुछ मदद करना चाहता हूँ, उन्होंने अतीत में जागते हुए उत्तर दिया था। उसके बाद से अंजना ने उन्हें कभी नहीं टोका। वह अपने छोटे से घर परिवार में सुखी थी। विवाह के 2 वर्ष पश्चात ही उसके आंचल में उसके पहले प्यार रवि ने आकर खुशियों के फूल छितरा दिए थे। कुछ वर्षों पश्चात उसे महसूस हुआ कि अब रवि को किसी के साथ की आवश्यकता है, लेकिन इस बार दीपक ने यह कहकर कि मुझे मेरा प्रतिरूप नहीं वरन तुम्हारा प्रतिरूप चाहिए, उसे पशेपेश में डाल दिया था। अपनी इच्छा की पूर्ति हेतु इस बार उन्होंने न जाने कहाँ कहाँ से चुन चुन कर हंसती खेलती लड़कियों के चित्र लाकर बेडरूम में लगा दिए थे। उनका मानना था जैसा हम सोचते हैं या करते हैं वैसा ही हमें प्राप्त होता है। जब डॉक्टर ने उसे पुत्र होने की सूचना दी तो वह यह सोचकर मायूस हो गई थी कि दीपक ने उससे एक ही तो चीज़ मांगी थी और वह उसे भी पूरा नहीं कर पाई। उसकी ऐसी हालत देखकर डिलीवरी के वक्त आई उसकी बहन रंजना ने उसे
दिलासा देते हुए कहा था। मायूस क्यों हो रही हो अंजना? पुत्र या पुत्री होना क्या तेरे हाथ में था? उसके चेहरे पर खुशी को कोई लकीर न पाकर मुस्कुराते हुए रंजना ने पुनः कहा था, तेरी तो चांदी ही चांदी है मेरी बहना। बैठे बिठाए ही लाखों की लॉटरी निकल आए है। न कोई चिंता और न ही परेशानी। राज रानी बनी राज करती रहना, वरना आज के युग में पुत्री का विवाह करने में ही अच्छे अच्छों का दिवाला निकल जाता है। दीदी, पुत्र और पुत्री दोनों में ही परिवार पूर्ण होता है, वरना जीवन में कहीं ना कहीं अधूरापन महसूस होता ही है। तुम तो जानती ही हो, पुत्री की चाह में मुझसे भी ज़्यादा दीपक को थी, लेकिन अब जो भी मिला है उसी में संतोष करना ही होगा। उसने पनियाली आंखों से कहा था। तू सच कह रही है, जो भी मिले उसमें तुझे ही नहीं हर इंसान को संतोष करना पड़ता है। अब मुझे ही देख, मेरी 2 बेटियां विभा और शिखा है, जिन्होंने मेरे मातृत्व को पूर्ण ही नहीं किया, मुझे हर तरह से सुख और संतोष दिया है। आज अगर तेरे पास भी ये पाई हूँ तो सिर्फ उनके ही कारण, क्योंकि मुझे पता है कि वे मेरे पीछे मेरे घर को अच्छी तरह संभाल लेंगी। इस सब के बावजूद तेरे जैसे ही ख्याल मेरे मन में भी आकर मुझे परेशान करते हैं, विशेषतः तब जब बात बात पर सासू माँ ताने देते हुए यह कहती है कि जो औरत वंश आगे ना बढ़ा पाए वह निपुती ही कहलाएगी। अगर तेरे जीजाजी का साथ मुझे न मिलता तब शायद वह मेरा जीना भी दुर्भर कर देती। कहते हुए उनकी आंखें छलछला आई थी। दीदी प्लीज़, सिर्फ अच्छी बातों को याद रखो, जीना आसान हो जाएगा। अंजना ने उठकर उनके आंसू पोंछते हुए कहा। कोशिश करती हूँ अंजना, पर गाँव है कि टीस दे ही जाते हैं। अब छोड़ भी ये बातें, बच्चों को फीड करा दे। बच्चे के लिए पहले 24 घंटे का दूध उसके लिए रामबाण होता है। दीदी सहज हो गई थी, पर उसे लग रहा था कि स्त्री स्त्री की दुश्मन क्यों होती है, विशेषतः वह स्त्री जो अपने पुत्र के लिए खुशी खुशी बहू लाती है, पर वह उसमें अच्छाई देखने की बजाय बुराई ही क्यों ढूंढने लगती है। उसी समय उसने निर्णय लिया था कि वह अपनी बहुओं को बेटियों जैसा ही प्यार देगी। आखिर प्यार देकर ही प्यार पाया जा सकता है। समय पंख लगाकर उड़ता रहा था। वह उन भाग्यशालियों में से थी जिसको बिना मांगे ही सब कुछ मिलता गया था। जहाँ उसकी सब सहेलियाँ अपने बच्चों को लेकर चिंतित रहती थी, वही वह निश्चिंत थी, क्योंकि उसके दोनों पुत्र उनकी आशाओं से कहीं अधिक अच्छा कर रहे थे। रवि और रवि पढ़ाई में तो तेज थे ही, खेल कूद तथा अन्य गतिविधियों में भी अपनी छाप छोड़े बिना नहीं रहते थे। रवि जहाँ अपने स्कूल की क्रिकेट टीम का कैप्टन था, वहीं अवि स्कूल की क्विज टीम में था। यही कारण था कि स्कूल के वार्षिक समारोह में उनके पास उपहारों की जड़ी लग जाती थी। उनकी सफलता के झंडे सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं रहे, वरन कॉलेज में पहुंचकर भी उन्होंने न केवल उनका वरन कॉलेज का भी नाम रोशन किया। उनके हर्ष की सीमा न रही जब रवि प्रथम बार में ही मेडिकल की प्रतियोगी परीक्षा में सफल हो गया। उसके 2 वर्ष बाद ही अवि का इंजीनियरिंग में चयन जीवन भर की खुशियाँ दे गया था। उस समय उनको ऐसा महसूस हुआ था जैसे उनका जीवन सफल हो गया। एक माता पिता के लिए इससे ज़्यादा खुशी क्या ही हो सकती है कि उनके बच्चों ने अपनी अपनी मंजिल पा ली हो। पढ़ाई के लिए बच्चों को जुदा करते हुए वह बेहद उदास हो गई थी, लेकिन बच्चों के भविष्य के लिए जुदाई तो सहनी ही होगी। सोचकर सब्र किया। तब उसने और दीपक ने एक सपना बुना था। इस समय तो भले ही बच्चे हमसे दूर हो गए हैं, लेकिन पढ़ाई के पश्चात हर संभव कोशिश यही रहेगी कि वे सब साथ साथ रहे। इस महानगर में उन्हें अपनी मनपसंद कोई नौकरी मिल ही जाएगी। अंजना को पता था कि आज की युवा पीढ़ी किसी का अंकुश नहीं चाहती है। वह स्वतंत्र रहना तथा अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीना चाहती है। शायद इसमें गलत भी कुछ नहीं है, किंतु यदि उनके उन्हीं मूल्यों के मुताबिक जीवन जीने दिया जाए तो कोई कारण नहीं कि सब साथ साथ न रह पाए। इससे आर्थिक सुरक्षा के साथ साथ भावनात्मक सुरक्षा तो मिलेगी ही। आपस में निहित प्रेम और विश्वास का बंधन और भी मजबूत होता जाएगा। परिवार बढ़ने के पश्चात बच्चों को क्रैच या आया के भरोसे छोड़ने की बजाय दादा दादी के संरक्षण में रखकर वे ज़्यादा सुख, शांति और निश्चिंतता का अनुभव कर पाएंगे। बच्चों से उसे बेहद प्रेम था। बच्चों के साथ उसे खुशी का एहसास होता था, क्योंकि उसका मानना था कि बच्चों की मासूम हंसी में ही इंसान अपना दर्द और गम भूल सकता है। उन्होंने लोन लेकर घर बनवाया था। अपनी इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए उन्होंने एक बार फिर अपने मकान में परिवर्तन करवाया,
जिससे कि एक साथ रहने पर भी वे अपनी अपनी स्वतंत्रता गोपनीयता कायम रख सके। रवि और अवि का भी अपने उनको मौन समर्थन प्राप्त था। समय रहते रवि का भी विवाह हो गया। बहू दीप्ति डॉक्टर होने के साथ साथ अत्यंत ही सुलझे विचारों की स्त्री थी। उसने घर बाहर में अच्छा सामंजस्य बिठा लिया था। घर में प्रवेश करते ही घर परिवार में वह इस तरह से रम गई कि वह उन्हें बहू से ज़्यादा बेटी ही नजर आती थी। रवि का ख्याल रखने के साथ साथ वह अन्य घर के सदस्यों का भी भरपूर ख्याल रखने की चेष्टा करती थी। विवाह के कुछ दिनों पश्चात दीपक को हार्ट अटैक आया। तब उसने उनकी सेवा में रात दिन एक कर दिया था। सुबह शाम उनका ब्लड प्रेशर देखना तथा समय पर दवा देने की जिम्मेदारी उसने अपने ऊपर ले ली थी। उसकी सेवा भावना से अभिभूत होकर दीपक ने कहा था, बेटी मेरी वजह से तू क्यों परेशान रहती है? अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ले। तेरी माँ है ही मेरी देखभाल के लिए। पिताजी, एक और आप मुझे बेटी कहते हैं तथा दूसरी ओर ऐसा व्यवहार कर कर मुझे शर्मिंदा करने के साथ साथ दुखी भी कर रहे हैं। इस समय मेरे लिए आपकी सेवा से बढ़कर और कोई काम नहीं। उसने नर्म स्वर में कहा था। सचमुच तूने हमारी पुत्री की चाह पूरी कर दी। उसकी सेवा तथा बातों से अभिभूत से दीपक कह उठे। रवि की तरह अवि के लिए भी उन्होंने काफ़ी छानबीन कर रीना को पसंद किया। दहेज की मांग उन्होंने रवि के समय की थी और न ही अवि के समय की। उनकी चाहत सिर्फ संस्कारवान सुशील कन्या की थी जो उनके घर संसार में रम सके। रीना उनकी आशाओं के अनुरूप ही लगी थी। अतः खूब धूमधाम से उन्होंने अवि और रीना का विवाह कर दिया था। अवि के विवेक के साथ ही बिखराव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई थी। रीना बहुत ही शक्की और जिद्दी स्वभाव की लड़की थी। घर के सदस्य यदि आपस में बैठकर बातें कर रहे हो तब न तो वह स्वयं सबके साथ बैठना चाहती थी और न ही वह चाहती थी कि अवि उनके साथ बैठे। अगर कभी अवि और दीप्ति बात करते दिख जाए तब वह जल बुनकर अपना आक्रोश अवि पर निकालने लगती थी। छोटी छोटी बात पर रूठकर मायके जाना तो उसके स्वभाव में शामिल हो गया था। उसके विचित्र स्वभाव ने उनके परिवार की सुख शांति भंग ही कर दी थी। सदा चहकने वाला अवि भी अपने अंततः कवच में कैद होने लगा था। रीना को न जाने ऐसा क्यों महसूस होता था कि दीप्ति को उसकी अपेक्षा अधिक सम्मान मिलता था। उसने सैद्धांतिक रूप से दोनों बहुओं को घर के कामकाज से अलग रखने का फैसला कर रखा था, क्योंकि उसे लगता था स्त्रियों में मन मुटाव घर के कामों के ऊपर ही होते हैं। अतः काम के कारण कोई झगड़ा ना हो इसलिए उसने दीप्ति के समय ही खाना बनाने के लिए महाराजन रख ली थी। घर के अन्य कार्यों के लिए नौकरानी थी ही। यह बात अलग है कि अगर किसी को कुछ स्पेशल बनाना हो तो वह मना नहीं करती थी। आखिर मना भी क्यों करे? जितना यह घर उसका है उतना ही उन दोनों का भी तो है। महाराजन तथा नौकरानी को निर्देश देने का काम अंजना स्वयं ही करती रहती थी। रोजमर्रा के सामान्य काम के अतिरिक्त यदि अन्य कोई काम होता या कोई स्पेशल डिश बनानी होती तो दीप्ति या रीना का इंतज़ार करने की बजाय स्वयं बना लिया करती थी। दीप्ति तब भी कभी कभी उसकी सहायता करवाने किचन में आ जाया करती थी, जबकि रीना किचन में झांकती भी नहीं थी। उसे अपनी बेड टी से लेकर खाना नाश्ता तक अपने कमरे में ही चाहिए होता था। रात्रि का भोजन भी वह अकेले अपने कमरे में ही करना चाहती थी। ऐसा करके वह सदा यही जताने का प्रयत्न करती कि उसे किसी की परवाह नहीं। वह जो चाहे कर सकती है, जहाँ चाहे जहाँ जा सकती है। रीना का व्यवहार देखकर अंजना को लगता था कि आखिर उससे कहाँ कमी रह गई जो वह रीना को अपना नहीं बना पाई। अगर वह एक कदम आगे बढ़ती तो वह 2 कदम पीछे हटने का दिखावा करती। मुझे किसी की परवाह नहीं का मूल मंत्र उसने गांठ में बांध लिया था। उसके सारे प्रयत्नों के बावजूद वह हमेशा कटी कटी रहती। उसके आचरण से अंजना को ऐसा लगने लगा था कि किसी ने ठीक ही कहा है कि खुशियाँ ज़्यादा दिन तक नहीं टिकती। इंसान को स्वर्ग नरक इसी जन्म में भोगना पड़ता है। उसे अपनी मित्र रूपा के शब्द बार बार याद आते। अंजना, मुझे तो लगता है जितनी परेशानी लड़की के लिए लड़का देखने में होती है उससे कम लड़कों के लिए लड़की देखने में नहीं होती। लड़की को हमने संस्कार दिए हैं, अतः उसके बारे में हमें पता है कि वह स्वयं को दूसरे परिवार में समायोजित कर पाएगी या नहीं। अगर नहीं कर पाई तो हम उसे गाइड कर सकते हैं। जबकि जब हम बेटे के लिए बहू लेकर आते हैं तब हमें पता नहीं होता कि वह कैसे परिवेश में पली बड़ी है, उसके संस्कार कैसे हैं।
अब 2-4 घंटे की मुलाकात में तो कोई किसी के बारे में जान नहीं पाता और ना ही समझ पाता है। सच, एक लड़की जहाँ पूरे घर को एक सूत्र में बांध सकती है, वहीं दूसरी ओर वह एक अच्छे भले घर को तहस नहस भी कर सकती है। किसी के विचारों पर अंकुश लगाना या परिवर्तन करवा पाना अत्यंत ही कठिन कार्य है। शायद यही कारण था कि न चाहते हुए भी सब उसके निरंकुश व्यवहार को सामान्य रूप से लेने की चेष्टा करने लगे, जिससे कि घर की सुख शांति बची रह सके। आखिर दीपक ने उसकी समस्या का हल खोजने की कोशिश की। उसे नौकरी करने के लिए प्रोत्साहित ही नहीं किया, वरन अपने प्रयत्नों से उसकी योग्यता अनुसार एक अच्छी कंपनी में पब्लिक रिलेशन पद पर नियुक्ति भी दिलवा दी। उनके प्रोत्साहन और पहल पर रीना ने भी एक ऑफिस में नौकरी कर ली। अब उसका ज़्यादातर समय बाहर गुजरने लगा कि अब स्थिति में सुधार आएगा। काम में व्यस्त होने के कारण अब शायद वह स्वयं भी घर के छोटे छोटे झगड़ों से उबर सके तथा अन्य भी सुख शांति से रह सके। स्थिति थोड़ी संभलती लग रही थी। एक दिन वह और दीपक बाहर लॉन में सुबह की हल्की धूप का सेवन कर रहे थे कि अवि और रीना उनके पास आकर बैठ गए। अप्रत्याशित स्थिति देखकर दीपक ने पूछा, क्या बात है बेटा, क्या तुम दोनों कुछ कहना चाहते हो? पापा, हम चाहते हैं कि इस मकान को बेचकर 3 बेडरूम वाले 2 फ्लैट खरीद ले। उन्होंने एक प्रॉपर्टी ब्रोकर से बात भी कर ली है। वह इस मकान का 3 करोड़ देने की बात कर रहा है। इतने में 2 फ्लैट आराम से पोस्ट लोकेलिटी में मिल जाएंगे। अगर कुछ लगाना पड़े तो बैंक से लोन ले लेंगे। कोशिश यही रहेगी कि दोनों फ्लैट एक ही अपार्टमेंट में मिल जाए। आपका जिसके पास रहने का मन हो रह लीजिए करेगा। रीना ने दीपक से प्रोत्साहन पाकर अपनी बात रखी। लेकिन बेटी, इस बंगले के रहते फ्लैट खरीदने की क्यों सोच रहे हो? अचकचा कर दीपक ने पूछा। पापा, आजकल बंगले की देखभाल करना बड़ा कठिन काम है, साथ ही सिक्योरिटी भी ज़्यादा नहीं होती। आजकल चोरियां भी कितनी हो रही है। फ्लैट में इन सब का डर भी नहीं रहता। इसके अतिरिक्त बड़े होते बच्चों को भी एक एक अलग कमरा चाहिए होगा। अभी भी कभी कोई गेस्ट आ जाता है तब भी समस्या हो ही जाती है। रीना ने अपना पक्ष रखते हुए स्वभाव के विपरीत नर्म स्वर में कहा, रवि से भी बात कर लो, तुम दोनों को जैसा ठीक लगे वैसा ही करो। कहते हुए दीपक ने बात टालनी चाही। ये हमारा अपना मकान है, कितनी मुश्किल से हमने इसे बनवाया था। आप इतनी आसानी से कैसे रीना का प्रस्ताव मान गए? उनके जाते ही दीपक से अंजना ने पूछा था। अंजना, हम अपनी ज़िंदगी जी चुके हैं, अब बच्चों को अपनी ज़िंदगी जीने दो, कहकर दीपक निस्वार्थ भाव से सदा की तरह पेपर पढ़ने लगे। उनकी यही आदत उसे सदा से बुरी लगती रही थी। 2 टूक फैसले कर देना तथा जब किसी बात पर ध्यान न देना हो तो पेपर पढ़ने बैठ जाना। वह किसी से कुछ कह तो नहीं पाई, लेकिन मन रो उठा था। उस समय उसने यह सोचकर मन को सांत्वना दी कि शायद यह रीना के दिमाग का फितूर है, कुछ दिनों में शांत हो जाएगा, या फिर शायद रवि और दीप्ति ही उसके इस प्रस्ताव को न माने। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वे भी खुशी खुशी इस प्रस्ताव को मान गए, जैसे वे इस प्रस्ताव के आने का इंतजार ही कर रहे थे। अचानक दीपक का कर्कश स्वर सुनकर वह चौंक गई। रवि और रवि को किसी बात पर बहस करते देखकर वे कह रहे थे, वाह बेटा वाह, आज तुम इस बात पर बहस कर रहे हो कि इस टीवी में दोनों का पैसा लगा है, अतः इसको कौन रखे। कल को शायद तुम दोनों हमसे पूछे बिना यह फैसला भी कर लो कि 6 महीने हम रवि के पास रहेंगे तथा 6 महीने अवि के पास, या मैं रवि के पास रहूं तथा तुम्हारी माँ अवि के पास रहे, और शायद हम दोनों में से किसी एक के न रहने पर खाना देने की जिम्मेदारी एक लेगा तथा बीमारी में दवा देने की दूसरा। अब तक तुम दोनों अपनी मर्जी करते रहे, लेकिन अब मेरी बात भी सुन लो। मेरे जीते जी इस घर का बंटवारा नहीं होगा और न ही यह बिकेगा। जिसे यहाँ रहना हो रहे, वरना जिसे जहाँ जाना है वह जाए। गलती मेरी थी। मैं सदा तुम्हारी जायज़ और नाजायज़ मांगों को यह सोचकर पूरी करता रहा कि तुम लोग खुश रहो। हमने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, हम क्यों बच्चों को उनकी खुशी से महरूम रखें। लेकिन मेरा यह सोचना भी मेरी ही गलती थी। तुम दोनों न केवल अलग हो रहे हो, वरन इस यत्न से सींचे घर का बंटवारा कर इसमें रचे बसे प्यार, विश्वास, त्याग और बलिदान की भावना को भी तोड़ने का प्रयास कर रहे हो। वरना यह नहीं होता कि यह मैंने खरीदा है या यह मुझे उपहार में मिला है, इसलिए ये मेरा है, जिसमें दोनों का पैसा लगा है। उसे यदि दूसरा रख रहा है तो रखने वाले को उसके पैसे लौटाने होंगे। लेकिन उन सामानों का क्या होगा
जो मैंने और तुम्हारी माँ ने खरीदे थे। सामानों को तो तुम बेच सकते हो, लेकिन उन यादों का क्या होगा जो इस घर में रची बसी है। बेटा, जब रिश्तों में स्वार्थ आता है तब रिश्ते टूटने लगते हैं, और मैं इन रिश्तों को टूटने नहीं देना चाहता, क्योंकि तोड़ना बहुत आसान है पर जोड़ना बहुत ही कठिन है। कहते हुए उनकी आवाज़ कँपकपा उठी थी। कुछ रुककर स्वयं को संयमित करते उन्होंने पुनः कहना प्रारंभ किया, तुम अपने अलग अलग घर बनाना चाहते हो, अलग रहना चाहते हो, तो शौक से रहो, हमें कोई आपत्ति नहीं, लेकिन दिलों में दरार मत पैदा करो। टूटे घर तो एक बार जुड़ भी सकते हैं, लेकिन दिलों में आई दरार को पाटना बहुत ही मुश्किल है। यह भी मत भूलो, केवल चार दीवारियों से या उसमें उपस्थित महंगे महंगे सामानों से ही घर नहीं बनता। घर बनता है उसमें रहने वाले लोगों से। प्रेम और विश्वास के धागों में बंधे लोग ही ईंट पत्थरों से बनी चार दीवारी को घर बनाते हैं। मैं सोचता था कि मेरे घर की नींव, जिसे हमने प्यार और विश्वास से सींचा है, अत्यंत ही सुदृढ़ है। उसे चक्रवाती तूफान भी नहीं हिला पाएगा, लेकिन यह बड़ी ही कमजोरी निकली। तभी तो जरा सी आंधी पानी से ही हिल उठी थी। इस घर से हमारी यादें जुड़ी हैं, स्वप्न जुड़े हैं। जब तक हम हैं तब तक रहे, हमें यहीं रहने दो। कहते हुए वे भावुक को उठे थे। गला रुंध गया था। वे अचानक उठे और अपने कमरे की ओर चल दिए। सदा शांत रहने वाले दीपक की मर्मभेदी बातें सुनकर अंजना निशब्द रोने लगी थी। दीपक को उठता देख वह भी उठकर उनके पीछे चलने के लिए उद्यत हुई। मन चीख चीख कर कह रहा था, दीदी, तुम्ही ने कहा था कि तुम्हारी लाखों की लॉटरी निकल आई है। क्या यही होता है लाखों की लॉटरी का सुख? दीदी कुछ दिन पूर्व ही अपनी सांसारिक जिम्मेदारियों को पूर्ण कर चारों धाम की यात्रा पर गई थी। उन्होंने इस यात्रा का प्रस्ताव उनके सामने भी रखा था, किंतु वही मोह के जाल में स्वयं को मुक्त नहीं कर पा रही थी। दीपक कहीं घूमने का प्रस्ताव भी रखते तो वह मना कर दिया करती थी। उसे लगता था जब जाना है तो सब मिलकर चले, पर ऐसा कभी हो ही नहीं पाया। यह अवश्य है, जब जब रवि और रवि को अवसर मिलता वे चले जाते थे, पर तब भी उसे उनका जाना कभी गलत नहीं लगा। वह उनकी बुराइयों में भी अच्छाई खोज लिया करती थी। शायद आज उसे अपनी इसी अच्छाई का अंजाम भोगना पड़ रहा है। माँ प्लीज़ हमें क्षमा कर दीजिए, हम भटक गए थे, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम दोनों आपके साथ इसी घर में रहेंगे। पापा से भी हम अभी जाकर क्षमा मांग लेते हैं। पापा की प्रतिक्रिया देखकर रवि और दीप्ति ने उसके पास आकर क्षमा याचना के स्वर में कहा। अभी वह अपना हाथ उनके सिर पर रख भी नहीं पाई थी कि रवि और दीप्ति को उनके सामने झुकते देखकर रीना क्रोध से कांपते हुए अंदर चली गई तथा अभी भी उसका अनुसरण करते हुए अंदर चला गया। कुछ देर के लिए तो तूफान थम गया था, किंतु बारिश होने की संभावना अभी भी बाकी थी। बारिश हल्की होगी या उसकी तीव्रता से विनाश की ओर ले जाएगी, इसका किसी को पता भी नहीं था, पर उसने भी सोच लिया था कि वह हारेगी नहीं और ना ही झुकेगी। वह हर तूफान का सामना पूरी दिलेरी से करेगी। दोस्तों, आपकी नज़र में छोटी बहू का व्यवहार सही है या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें, और साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।